कुछ था, बट शुरू से ही मेरा इमोशनल टच था, ऐसे बेसहारा और मतलब ऐसे लोगों के लिए था कि उनके लिए कुछ करूं। मेरे से किसी का दुख नहीं देखे जाते थे। वो बोलता नहीं, अगर हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, अगर उतरना पड़ेगा तो तुझे भी इधर ही उतरना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार मेरे को उतार दे, मेरे को नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं उतर गया और मेरे पास जेब में मेरे 10 रुपये रह गए थे, सिर्फ 10 रुपये रह गए थे लखनपुर से जम्मू तक आने के। फिर मैं अंदर से सोचता हूँ यार कि मैंने ये गलत रास्ता तो नहीं चूज कर लिया। कई बार सोचता हूँ क्विट कर दूंगा यार, नहीं मैं अपने IAS वाला ठीक था। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन की एक मुलाकात में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल शुरू होते ही बहुत सी संस्थाएं सामने आई, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से सोशल वर्कर्स, उन्होंने लोगों की बहुत मदद की। उनमें से ऐसे लोग थे जिनके पास दिन में काम करते थे, रात को खाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद उनके लिए मुश्किलों का सिलसिला सामने आ गया। प्रवासी मजदूर थे, वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, दिहाड़ी उनको मिल नहीं रही थी। बहुत सी संस्थाओं ने उनकी मदद की, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, उनको वहाँ उनके घर पहुंचाने के लिए हर तरह से मदद की। वो एक ऐसा वक्त था जबकि सब लोग सामने आ गए। लेकिन क्या ये बहुत है कि कोरोना वायरस के चलते जो हमने मदद की, वो जो सामने आया, क्या इसी पे सब कुछ टिका हुआ है? अगर हम अपने आप में झांक कर देखें, अपने शहर में झांक कर देखें, अपनी स्टेट में झांक कर देखें, तो हमें पता चलेगा कि कई ऐसे परिवार हैं जो उस कोरोना वायरस के समय से भी बुरी हालत में हैं, जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, लेकिन कितनी मुश्किल से वो गुजारा कर रहे हैं, उसकी तरफ नज़र जो है आम आदमियों की नहीं पड़ती है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक नौजवान से जो अपने कॉलेज में टॉपर रहा, जो IAS की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके दिल में एक जज्बा है इन लोगों के काम करने के लिए। इस छोटी उम्र में उसने वो कर दिखाया, शायद हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राहुल ठाकर से। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीपी न्यूज़ लाइन में। राहुल जी, जैसा मैंने बहुत से वीडियोस में भी देखा और आपके बारे में सुना, आपने बहुत मदद की। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक स्टूडेंट जिसमें अभी पढ़ाई कर रहे हो, किस तरह से आपके दिमाग में आया? पहले तो आप ये बताइए कि आपका कैरियर क्या है, स्टूडेंट्स में आप क्या कर रहे हैं? सर बेसिकली मैं ग्रेजुएट पास आउट हूँ कॉमर्स कॉलेज से। तो कॉमर्स कॉलेज की 4th रैंक थी मेरी कॉलेज में जब पास आउट हुआ। तो पापा ने मुझे बोला कि अब तेरे को बिजनेस से हट कर तेरे को UPSC के लिए जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तू मेरा ड्रीम पूरा करे। तो मैं दिल्ली चला गया। 3 साल दिल्ली में मैंने UPSC की तैयारी करी। KS का एग्ज़ाम था, इंटरव्यू तक दिया। फिर उसके बाद इंटरव्यू में दिक्कतें आई और नहीं हुआ पास मेरा। तो फिर उसके बाद मैं बस यही पढ़ाई में ज़्यादा फोकस था, बट शुरू से ही मेरा इमोशनल टच था, ऐसे बेसहारा और मतलब ऐसे लोगों के लिए था कि उनके लिए कुछ करूं। आफ्टर ऑल ब्यूरोक्रेट बनने के बाद भी हम ऐसे ही ग्राउंड लेवल पे जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, क्यों ब्यूरोक्रेट का काम ही यही है कि गरीबों तक मदद पहुंचाना, ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना। तो मुझे ये लगा कि यार अगर मैं नहीं भी बन पाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक अच्छा इंसान हूँ, अगर मैं वैसे ही उन लोगों के लिए काम करूँ, तो मैंने अपनी नज़रों में अपने समाज में इज्जत कमा ली। बस यही था सर। तो फिर किस तरह से आपने ये शुरुआत की और क्या आपने सोचा और कौन सी मुश्किलातें आपके सामने आई? सर मुश्किलातें तो बहुत आई। एक घटना थी एक्चुअली, जब शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया, तो बेसिकली मैं शुरू से बाय बर्थ मैं बड़ा ज़्यादा इमोशनल था। कभी किसी रैग बिकर को देखता, कभी किसी को देखता था, कोई ज़रूरतमंद, मेरी मम्मी डांटते थे कि ये शायद ड्रामे कर रहे हैं, मत ऐसे कर। मैं मम्मी की चोरी पीछे से उसको 10-20 रुपये दे देता था। जो मेरे से किसी का दुख नहीं देखे जाते थे। तो एक बार की घटना है, मैं और मेरे दोस्त लोग हम लोग जा रहे थे लखनपुर वाली साइड। तो अचानक एक डॉग सामने बैठा हो कुछ था, तो मेरे दोस्त ने जानबूझ के उसको गाड़ी चढ़ा दी। जब गाड़ी चढ़ा दी तो मुझे बड़ा फील हुआ। तो मैंने उसको बोला यार तूने ये बहुत गलत किया, मुझे नीचे उतार दे, कुत्ता शायद मर गया, तूने कुछ कर दिया। वो बोलता नहीं, अगर हम गाड़ी नहीं रोकेंगे, अगर उतरना पड़ेगा तो तुझे भी इधर ही उतरना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार मेरे को उतार दे, मेरे को नहीं, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं उतर गया। मैंने देखा उसकी टांग ना टूट गई थी, गाड़ी के टायर चढ़ा दिए थे उसने। कुछ सर्कमस्टांस ऐसे बने कि कुछ हुआ। तो मेरे पास 60 से 70 रुपये थे। कॉलेज का टाइम था, 70 रुपये 80 रुपये होते थे बहुत से।
तो 50 रुपये की गर्म पट्टी ली मैंने और 30 रुपये की बोलनी ली डॉक्टर, उधर आगे से लखनपुर वाली साइड से। तो मेरे पास मैंने उसको बांध बूंद दिया, मेरे पास इतना ही था कि यार एटलीस्ट मैं उसको मरते हुए नहीं देख सकता कि ठीक है उसकी टांग पे ही हुआ है। मैंने पट्टी बांध दी और मैंने एक बंदे को बोला, मैं अंकल जी अब मैं तो इतनी दूर से हूँ, आप इसका ध्यान रखना प्लीज़। तो करके, और मेरे पास जेब में मेरे 10 रुपये रह गए थे, सिर्फ 10 रुपये रह गए थे लखनपुर से जम्मू तक आने के लिए। मैंने पहले लखनपुर से कठुआ तक लिफ्ट मांगी, रात शाम के 6 बज गए थे, लिफ्ट मांगी। तो आया मैं घर, आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट मांगते मांगते फिर एक बस वाले के आगे रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे को घर जाना है। कोई मैंने कुछ बात नहीं बताई, उन्होंने बड़े चलो भगवान का वो होता है कि मैंने किसी की मदद की, मैं घर पहुंच गया जैसे तैसे मर्जी। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं यार अच्छे रास्ते पे चलना है। मेरे को अंदर से सर्टिफिकेट अच्छा लग रहा था कि वो लोग घूमने जा रहे थे कहीं, उनको नहीं पता आगे कुछ भी हुआ, उनका सर्कमस्टांस उनके साथ उल्टा ही हुआ आगे। मैं घर आया, मुझे सेटिस्फेक्शन थी कि यार मुझे चैन की नींद आ रही थी, मैं अच्छी तरह खाना खा रहा था कि यार चल मैंने कम से कम उनकी तरह वो नहीं की। फिर मैंने उस दिन के बाद डिसाइड किया कि नहीं यार मैंने दूसरों के लिए जीना सीखना है, दूसरों के लिए। फिर यहीं से कोरोना काल का दौर आया, मैं दिल्ली से वापस आया जम्मू के लिए। जैसे जम्मू के लिए आया फिर मैंने उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। रात को मैं देखता था एक NGO वाले काम कर रहे हैं, खाना बांटना बांट रहे हैं, मैंने उनके साथ मदद की, खाना खुना बांटना शुरू कर दिया उनके साथ। तो फिर एक सरदार जी की एक वीडियो आई थी, उसमें किसी का घर बनाना था जी। घर बाथरूम बनाना था। वो महिला चल नहीं सकती, उसके हस्बैंड भी चले 10-10 किलोमीटर दूर वो शौच के लिए जाते थे। तो सरकारों ने शायद उनको पैसा मिला कि नहीं पीला बाथरूम का कुछ था सीन, मैंने उसमें नहीं है, मैंने अपना iPad भेज दिया। मैंने उस टाइम पे 60,000 रुपये का iPad भेजा, मैंने 60 का 60,000 रुपये उन पे बाथरूम पे लगा दिया। फिर भी मुझे जब मैं घर आया तो मुझे बहुत खुशी, मैंने अपने पापा को बताया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैं घर आया, मुझे फिर सेटिस्फेक्शन हुई। जब उनकी छोटी सी बेटी थी तो वो बोले भैया अब हम अपने बाथरूम जा सकते हैं, अब आप नहाने के लिए मैं प्रॉपर हूँ। तो मुझे लगा मैंने ज़िंदगी में शायद सोचा नहीं होगा कि मैं अपना मकान है किसी का बाथरूम बनाऊंगा। तो आज मैंने बहुत अच्छी, वहाँ से मेरा दौर अच्छा शुरू हुआ। बोलते हैं माता रानी उसी इंसान के साथ होती है जो इंसान अपनी हिम्मत रखते हैं किसी काम के वो करने के लिए, अपनी बियॉन्ड लेवल जाते हैं जो लोग। तो मैंने यहाँ से काम शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कई ऐसे काम किए किसी का। अब माता रानी की दया से मैं घर भी बना रहा हूँ, लोगों के बाथरूम भी बना रहा हूँ, किचन भी बना रहा हूँ। अभी एक रिसेंट वीडियो थी जिसमें वो 2 बेटे डिसेबल थे, मेंटली वो थे, माता जी भी उनकी, और 2 दिन पहले ही उनकी डेथ हुई थी उनके हस्बैंड की। उनके घर पे इतने बुरे हालात थे तो वो बेचारी 4-4 2-2 किलोमीटर दूर पानी भरने जाती थी। मुझे लगा वो भी बेचारी पागल मेंटल हैं और 2 बच्चे भी मेंटल हैं। अगर वो रोड पे जाएंगे और डेंजरस है, कहीं गिर जाएंगे, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो इनका फिर ऐसे नहीं कोई देख रहा इनकी तरफ, तो तब जब इनको लग जाए कौन देखेगा। तो मुझे लगा इनके लिए टैंकी और बाथरूम बना के इनको पूरा देना चाहिए। तो ये अंदर से वो हुआ मुझे कि नहीं इनके लिए कुछ करना है, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना है। और मैं बिना खाए पिए, मतलब बोलते हैं कि मैं 60-60 100-100 किलोमीटर दूर कई बार बाइक्स में भी जाता हूँ, बारिशों में भी जाता हूँ। फिर मैं अंदर से सोचता हूँ यार कि मैंने ये गलत रास्ता नहीं चूज कर लिया। कई बार सोचता हूँ क्विट कर दूंगा यार, नहीं मैं अपने IAS वाला ठीक था, लाइब्रेरी में एटलीस्ट बैठ के पढ़ता था। फिर जब मैं अगले बार ये सोचता हूँ तो अगले दिन कोई और टास्क आ जाता है मेरे पास। जब वो करता हूँ करते 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 मैं सोचता नहीं यार ये भगवान ने मेरे लिए छोड़ा है, मुझे अच्छा देना है। मैं कभी नहीं, कई लोग मुझे मैसेज करके भी बोलते हैं कि आपको बहुत दुआएं मिलती हैं, आपको बहुत दुआएं मिलती हैं लोगों से। तो मैं उनको ये बताता हूँ मुझे दुआओं की ज़रूरत नहीं है, बस मैं माता रानी मुझे सिर्फ हिम्मत देते रहे, ऐसे टास्क करने की हिम्मत देते रहे। राहुल जी, मैंने जैसा कि आपने कहा कि पहला टास्क करने के लिए आपने अपना iPad भेजा। जी सर। और दूसरे के लिए आपने शायद अपनी घड़ी भी भेजी, घड़ी भेजी थी दूसरा मैंने। काम जी। उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ बहुत सी जगह पे आपके वीडियोस को देखा, बहुत ही एक छोटा काम नहीं किया आपने, बहुत से घर बनाए, बहुत से बाथरूम बनाए और बहुत सी लड़कियों की शादी में भी बहुत मदद की। अब आगे आपके क्या सोर्सेज हैं, आपको किस तरह से पैसा इकट्ठा मिलता है, किस तरह से इस काम को चलाएंगे? iPad तो आपने बेच दिया, घड़ी भी आपने बेच दी, और घर से जो पैसे मिलते हैं आपका पर्सनल खर्चे के लिए उसको भी आप इस पे लगा देते हो। तो इसको आगे जो आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि मैंने समाज सेवा करनी है, उसके लिए क्या सोर्सेज है, कहाँ से पैसा आएगा? सर बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे कि पहले तो ये मैंने अपने से बचे खुशी जमी पूंजी लगा ली। बोलते हैं कि किसी इंसान को पहले हार्डवर्क करना हो, पहले सक्सेस होना है तो उसको अपने से बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि, और बाद में बोलते हैं कि जब दुख के दिन गए हुए अच्छे दिन आए हो। वही हुआ है सर। अब मैं आज कोई भी काम करता हूँ, कोई वीडियो बनाता हूँ, किसी के मुंह बाल भाव से मैं मदद करने जाता हूँ, तो जैसे मैं वीडियो बना के घर आता हूँ, सुबह पब्लिश करता हूँ, तो शाम को मुझे कोई 50-100 मैसेज फ़ोन आ गए होते हैं, कॉल्स की भैया हमें आप सेवा दें, आप बस खड़े रहो, अब आपका काम है खड़े होना, आप खड़े रहें, हम सीमेंट देंगे, हम बजरी देंगे, रेता देंगे, आप खड़े रहो, बस आप बताओ कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है। और मैं बोलता हूँ ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मैंने यही चीज़ सीखी है कि हार्डवर्क जो होता है वो कभी ज़ाया नहीं जाता, कभी ज़ाया नहीं जाता। बड़े बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट फॉलो करते हैं, मुझे बोलते हैं भैया हम भी NGO ज्वाइन करें, बट हम
अनएम्प्लॉयड हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, आप भले ही आप अनएम्प्लॉयड हो, बट आपकी बुक्स पुरानी पड़ी हैं, आपकी यूनिफॉर्म्स पुरानी पड़ी हैं, आपके कपड़े पड़े हैं, आप लोगों की सेवा, जरूरी नहीं है पैसे से ही हर सेवा होती है, पैसे से नहीं होती। आपके घर में ऐसा सामान भी पड़ा होता होगा, दिवाली पे भी, न्यू ईयर पे भी मिठाइयाँ इतनी एक्स्ट्रा पड़ी रहती हैं, कई बार आप कूड़े में फेंकनी पड़ती है बाद में। अगर आप किसी जरूरतमंद को खिला दो, क्या पता उनके लिए वही नया साल हो। बिल्कुल सही कहा। राहुल जी, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त आपने कितने घर बनाए होंगे और कितने टॉयलेट्स बनाए होंगे यहाँ पे? सर मैक्सिमम मैंने अभी 3 घर बना दिए हैं। जी, 3 घर बनाए। वैसे एक रिया की स्टोरी थी जिसमें उनके माँ बाप जी की डेथ हो गई थी, तो वो 4 भाई बहन थे। वो लड़की शादियों में जाके बर्तन मांजती थी। तो जब मैंने सोचा चलो ठीक है ऐसे ही होगा। जब मैंने उसका घर देखा जाके, पहले तो मैं स्टोरी पे जा रहा नहीं था, पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ केस को, जेन्युइनली केस को आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो जिस बंदे को मैं ये मदद प्रोवाइड कर रहा हूँ वो उसके लायक है भी है कि नहीं। जब मैंने उनका घर देखा, आधा घर टूटा हुआ है, जैसे लेंटर टूटा हुआ है, उसमें उन्होंने लिफाफे बांधे हुए हैं, तरपाल दिए कि पानी तब भी लीक कर रहा है। एक ही कमरा है उसी के अंदर, और वो 4 बहनें थी, 2 भाई और 2 बहनें थी। और मैंने उनको, माँ बाप की उनकी डेथ हो गई थी, तो मैंने कहा आप कैसे काम, ये कैसे रोजी रोटी चलती? कहती भैया मैं, बड़ी बहन थी 17 साल की, कहती मैं बर्तन मांजती हूँ लोगों के घरों में शादियों में, और कई बार कहती भैया कई बार हरासमेंट का शिकार भी हुई, क्योंकि कई बार होता मतलब सर, जब उसने मुझे वो कहानी सुनाई सीरियसली दिल को पिंच हो गई। तो मैंने उसको बोला बहन अब बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है, तेरे को नौकरी भी अच्छी दिलवाऊंगा और तेरा घर भी अच्छी तरह बनाऊंगा। और उसने ये बोला कि भैया हाथ भी, मतलब ठंड में इतने हाथ भी अकड़ जाते हैं जब मैं सोचती हूँ कि कितने बर्तन खत्म होंगे, कब इन लोगों को खाना बचेगा और मैं अपने भाइयों को खिलाऊंगी वही खाना। मेरे को बड़ी पिंच हुई बात। मैंने कहा यार हम लोग जिंदगी में ऐशो आराम के लिए सोचते हैं कि हमारे पास कंफर्ट होने चाहिए। हम ऐसे तक समाज में भी देखें यार जिनके पास कुछ नहीं होता, जीरो, मतलब जिनके पास राशन तक के लाले पड़े होते हैं, छत ढकने के लिए जगह तक नहीं होती। तो अच्छा लगता है। शायद मैंने बचपन में, मैंने छोटे में, हम लोग क्या कहते हैं, जब रेत आती थी किसी की तो उसमें गड्ढे करके बच्चे घर बनाते थे ऐसे मिट्टी के। मैंने कई बार ऐसे किया, छोटे छोटे पपियों के, कुत्तों के ईंटें लगा के, टीन के बोर्ड लगा के मैंने किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मैं आज किसी इंसान का घर बनाऊंगा, किसी के बाथरूम बनाऊंगा। तो सेटिस्फेक्शन होती है, भले मैं कभी कुछ कर ना पाऊँ या ना करूँ, बट जो मैंने किया है मुझे लगता है बेस्ट है वो मेरे लिए। आज के ज़माने में अपने लिए छत बनाना बहुत मुश्किल बात है इस महंगाई के दौर में, लेकिन जज्बा देखो इनका कि इन्होंने एक नहीं कई घर बना दिए, कितने लोगों को रहने के लिए उनको जगह दी, उनको छत दिया। यहाँ तक शौचालय की बात करते हैं, सरकारें बहुत बहुत दावे करती हैं, बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, कभी ग्राउंड लेवल पर, जैसे इन्होंने कहा, जाने की कोशिश नहीं की, देखने की कोशिश नहीं की। मैंने देखा इनके वीडियोस में, इन्होंने उन घरों में जाकर भी शौचालय बनाए, जैसे इन्होंने कहा जिनको 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता था शौचालय के लिए। और वो बूढ़े बूढ़ी, जो वो बुजुर्ग जो घर से बाहर नहीं निकलना जिनके लिए मुश्किल था, उन्होंने अभी बहुत ही शानदार शौचालय बनाए, जैसा लगता है किसी ने अपने घर के लिए स्पेशल बनाया हो। ये सब काम इन्होंने जो करते वक्त इनको जो अपने आप में संतुष्टि होती है, जैसा उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। राहुल जी, इसके अलावा आपने बहुत सी गरीब लड़कियों की शादियों में भी मदद की। जी सर, एक स्टोरी थी मेरी प्रिया की कठुआ से। तो अब जैसे जैसे काम करता गया अच्छा, तो लोगों की अंदर ट्रस्ट वैल्यू बढ़ती गई, उनको मेरे से एक्सपेक्टेशंस होती रही कि यार ये राइल करेगा ज़रूर। तो राइल जी, एक मैडम थी, सरपंच मैडम थी, वो भी थोड़े ऐसे ही थे, अभी कठुआ में अमाला गाँव में। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि एक परिवार है, उनकी एक बेटी है और एक बेटा है, और बहुत बुरे हालात हैं उनके, क्या शादी का खर्चा उड़ाता है। मैंने कहा शादी तो सब करते हैं, अगर उनके पास इतने पैसे नहीं तो शादी क्यों कर रहे हैं? तो कहती नहीं भैया, बट वो चाहते हैं, प्लीज़ मदद करें। तो मैं जब उनके, मैंने कहा चलो मैं पर्सनल केस आइडेंटिफाई करूँगा पहले। जब मैं उनके घर गया, घर भी टीन का छत डाला हुआ है, पापा जो था दिहाड़ी लगाता था, उसकी टांग टूट गई और वो घर पे बेड भी था। तो बेटी क्या, मेरे को पिंच वो बात करके, जब एक लड़की अपना सुई, मतलब मशीन में खुद अपना शादी का जोड़ा सिल रही है। मैंने उसको पूछा क्यों यार, बाहर से करा लो, टेलर ले लें। कहती भैया 150 रुपया सिलाई भी नहीं है मेरे पास, ये सूट दिया किसी ने, वही सिल रही हूँ। मुझे वो बड़ी बात पिंच हो गई। कहती भैया हमने मैंने कहा कितने बंदे बुला रहे हो? तो मैंने कहा चल थोड़ा थोड़ा राशन दे के चलो जो भी है। कहती भैया 2 बंदे बुलाऊंगे, बट मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा अच्छा शादी हो। तो मेरे को बात पिंच हुई। मैंने कहा नहीं, अब 2 नहीं 400 आएंगे, शादी तेरी अच्छी तरह धूमधाम से होगी। फिर जैसे ये किया तो मतलब लाइन लगी। फिर वो कोली जी हैं हमारे कठुआ से, वो बोलते भाई आधा खर्चा मुझे दे देना तुम। ऐसे ऐसे करते करते मतलब लोगों ने बहुत योगदान किया। फिर हमने अकाउंट नंबर मेंशन किया प्रिया का, प्रिया की डेट, आज की डेट में 1.5 लाख रुपए भी आया आराम से। तो वो मतलब उसकी, फिर मैंने बोला अब जो पैसे हैं अब इसका अपना मकान बना लो अच्छा सा, अब शादी तो हो गई है, अब इस पैसे को यहाँ यूटिलाइज करो। तो ऐसे ही सर चलता। अभी मेरे को रिसेंटली एक माता जी हैं, उनकी कॉल आई, अभी अभी कोई 10-15 मिनट पहले ही कॉल आई, वो मायरा जी नाम है उनका।
तो उन्होंने, वो छन्नी से रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा अभी अगली बार कोई भी शादी कराएगा मैं एक नथ और 50 किलो चावल देना चाहती हूँ। मैंने कहा जब कोई शादी होगी मैं आपकी सेवा लगा दूंगा, बस बेटा मेरे को याद करना सेवा लगाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है जरूर याद। मतलब मैंने ऐसा ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है कि मैं वो उनका ट्रस्ट कभी किसी का तोड़ूंगा नहीं, वो मेरी गारंटी है कि मैं नहीं तोड़ूंगा। मैं जैसे मतलब क्या होता है हमारे जम्मू में कि लोग मदद करना चाहते हैं बट उनके पास कोई जरिया नहीं होता मदद करने का। बड़े लोग सोचते हैं कि हम भी करेंगे, बट बड़े कम लोग होते हैं जो एक स्टेप लेते हैं आगे। शायद वो मैंने स्टेप लिया है, तो शायद मैं उनका वो आवाज़ बना उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि यार चलो किसी के थ्रू ही लग रही है। बट मेरे केस में यही होता है कि आपकी जो सेवा है वो डायरेक्ट दिखती है। जब मकान के रूप में, बाथरूम के रूप में, शादी के रूप में जब आपको दिखेगा तो आपको खुद लगेगा यार राशन वो उधर ही गया होगा, मैं अपने घर नहीं लेके गया हूँ। ईंट जो होगी वो उन्हीं के घर पे लगी होगी, मैं क्या करूँगा उस चीज़ का। तो बड़ा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है लोगों को, बाकायदा होती है। फिर वो उल्टा ये भी बोलते हैं कई बार भैया हम महीने महीने हमारी सेवा लगा दो। मैंने कहा नहीं, जब मेरे पास ज़रूरतमंद परिवार आएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा आपसे पूछूंगा कि आप इस सेवा में आना चाहते हैं, देना चाहते हैं, कुछ दान करना चाहते हैं, डायरेक्ट जाएँ वहाँ पर सेवा करें। तो यही है सर हमारा। बहुत अच्छी बात है। जब एक अच्छे कैसे कैरियर है इनका, जैसे इन्होंने कहा AIS का कर रहे थे, KSTV की इन्होंने तैयारी की हुई थी, उसको भी इन्होंने पीछे छोड़ा है और सेवा में लगे हुए हैं। राहुल जी, मैंने एक स्टोरी देखी थी कि रियासी के पास ही, शायद उधमपुर के पास कोई जगह थी जहाँ पे उनकी शादी थी, और शादी से पहले ही उनके घर में आग लग गई और सारे का सारा उनका घर, जितना भी शादी का सामान था, खाने पीने का सामान था, सारा उजड़ गया, सारा जल गया। बंसीलाल जी की स्टोरी थी सर जी, उसमें मेरोटा की। जी जी। बेसिकली जब बंसीलाल की स्टोरी देखी मैंने तो उन्होंने ना वो मतलब उनकी एज होगी कोई 70 तक होगी, 2 बेटियां थी, घर भी जल गया, उसके पापा ने ट्रंक में पैसे डाले थे, कोई 30-40 हज़ार रुपया होगा। आपको पता गांव में 30-40 हज़ार भी बहुत होता है, इतने में शादी हो जाती है। हम लोग लाखों में करते हैं बट उनके लिए 30-40 हज़ार में भी शादी हो जाती है। जब वो 30-40 हज़ार भी राख बन गया, और नोट ऐसे जले हुए नोट में रो रहा था, सुसाइड करने जा रहा था बंदा कि मैं क्या इज्जत, गाँव में ये इज्जत बहुत प्यारी होती है, सबसे बड़ी बात होती है इज्जत। लड़की की जब शादी होती है, जब ना होए वो एक्सपेक्टेशन हो, तो मेरा बड़ा दुख हुआ। तो मैं उनके घर गया, मैंने पर्सनल आइडेंटिफाई किया, जब देखा कि उन्होंने, उसके पापा ने फर्नीचर भी लाया था वो भी जल गया, फ्रिज भी नया लाया वो भी जल गया। मतलब दिहाड़ीदार बंदे के लिए जब ये जमक ऊंची होती है उसकी, जब वो जल के राख हो जाए, वो मतलब उसकी आंखों के सामने वो पूरी मतलब आहिस्ता आहिस्ता मौत मर रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे लिटरली। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं जी, आपका जो फर्नीचर जला है वो भी आएगा, आपकी लड़की की बरी का भी खर्चा उठाएंगे, शादी का भी उठाएंगे, आप बस बेफिक्र रहो। फिर बहुत सारे लोग आगे आए, जैसे दीदी भी आगे आए जिन्होंने पायलें भी दी, इतने बरी भी दी आधी से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम बहुत लोग आगे आए। बात सबसे बड़ी ये है कि लोग दान देना चाहते हैं, दानी पुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन कोई तो सामने आए, कोई भरोसेमंद होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। और जिस पे भरोसा हो और उसके नाम पे पैसा खर्च कर सके, और उनको पता होना चाहिए ये जो हम पैसा दे रहे हैं वो सही जगह लग रहा है। राहुल जी, मुझे लग रहा है कि अभी भी आप मेरे पास आए हैं टाइम निकाल के, इसके बाद भी आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं? अभी जा रहा ही था मैं। हाँ, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। मैं अभी बस स्टैंड ही जा रहा हूँ। मुझे ये देखो अभी, क्योंकि मैं ना घर से ऐसे बाहर नहीं निकलता, मैं चाहता हूँ मेरे 24 घंटे में अगर यूटिलिटी दूँ मैं अच्छी दूँ, सीधी बात है। ये एक लेडी है, मुझे बड़े अननोन नंबर से भी कॉलें आती हैं कि आप लोग इनकी वो करें, रेस्क्यू करें इसको। ये माता जी थे, ये बेचारे श्रीनगर से आई थिंक कश्मीरी हैं, ये कश्मीरी बोलते हैं सिर्फ जी। और ये बस स्टैंड में बैठे हुए हैं, और बस स्टैंड में इनके आगे पीछे कोई नहीं है। ये पिछले 4 दिन से बैठे हैं, इनके पैर भी सूज चुके हैं, बाजू भी सूज चुकी है। तो मुझे लगा इनके पास जाना चाहिए, एक बार इनके पास जाके मदद करूँ इनकी, शायद अगर मैं कुछ कर सकूँ इनकी गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठा के, अगर मैं एक बंदे को ले जाऊँगा साथ कश्मीरी, कि वो इनको बात समझे और हम इनको गाड़ी में बिठा के इनके अपनी जगह भेज दें। इसलिए मैं अभी वहीं जा रहा था, तो मैंने आपको कॉल की सर। राहुल जी, जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए तो हम यही कैसे कहेंगे कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और भगवान करे आप में हिम्मत हो, आपकी सेहत हो, और आप आगे बढ़ें, लोगों की मदद करें। जिस तरह से आपके अंदर जज्बा है, जिस तरह से आपने सेक्रीफाइस की है, अपनी कैरियर की सेक्रीफाइस की है, ये सब चीज़ें जो है भगवान देख रहा है, लोगों की दुआएं, आशीर्वाद आपके साथ है। तो साथियों, हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी इन लोगों की मदद करें। आपके सामने एक उदाहरण है, उसको लेकर चलें। अगर आप खुद नहीं पहुंच सकते तो इनका है नंबर है, मैं इनसे नंबर जानना चाहूँगा, इनको कांटेक्ट करें, और जो लोग ज़रूरतमंद है उनकी मदद अवश्य करें। आप अपना नंबर बोल दीजिएगा। मैं ये पहले तो ये बताना चाहता हूँ, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, आपके 10 रुपये भी कीमती हैं उस परिवार के लिए। किसी का 10 रुपये से राशन भी आता है, ऐसी भी स्टोरी थी, मेरे परिवार था। अभी रिसेंटली की मैंने उनके स्थानीय लोगों से पूछा कि ये
खाना खाना कैसे, उन्होंने कहा कि ये दुकानदार के रहने, दुकानदार को पूछा, उन्होंने बोला कि हम 10 रुपये, वो 10 रुपये का आटा लेती हैं, 10 रुपये के चावल लेती हैं, 10 रुपये की दाल। खुद बताओ 4 खाने वाले सदस्य और 10-10 रुपये में गुजारा हो सकता है, कितने दिन खाएंगे वो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10-10 रुपये भी आप लोगों के कीमती हैं। आप इन काइंड भी दे सकते हैं, मीन्स कपड़े भी दे सकते हैं, राशन भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है पैसे देने हर बार, कपड़े राशन भी दे सकते हैं। मेरा काम रहा वो उसी फैमिली तक पहुंचाना, मेरा काम रहा, वो गारंटी है हमारी कि मैं उसी फैमिली तक पहुंचाऊंगा। आपका जो दिया हुआ दान है वो लगेगा कि दान लगा हुआ है। तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9354070843। मेरा दूसरा नंबर है 9858610004। मुझे फेसबुक पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज का नाम है हेल्पिंग हैंड कॉमरेड, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा जो पेज का नाम है हेल्पिंग हैंड कॉमरेड। ये क्या जो हेल्पिंग हैंड कॉमरेड आपने जो एनजीओ बनाई है? नहीं सर, एक्चुअली बेसिकली मैंने सिर्फ उसका नाम लिखा है हेल्पिंग हैंड कॉमरेड, मीन्स की ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स हु सर्व फॉर सोसाइटी। मैंने कॉमरेड एक वो मूवी भी देखी थी, बोलूँगा मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा ऐसे वर्ड्स पे कॉमरेड मीन्स की ग्रुप वॉलंटरी जो अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए और ग्रुप ऑफ पीपल्स होने चाहिए जो मिलकर ये काम करें। तो मैंने छोटी सी ये बनाई। शुरू में मैं फेसबुक पे वीडियो चढ़ाता था तो 1-2 लोग देखते थे, और आज ऐसा हो गया, माता रानी की देन भी है और मेरे काम की वजह से आज 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग देखते हैं और मेरे पे विश्वास जताते हैं। राहुल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम अपनी ओर से, सबकी ओर से आपको शुभकामनाएं देते हैं और यही कहते हैं भगवान आपकी सेहत दे ताकि आप और आगे बढ़कर काम करें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।